वहीं उत्तराखंड के सभी स्कूलों में अब मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। नए नियमों के तहत सभी स्कूलों में सभी छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का मास्क पहनना जरूरी होगा। फिल्म पठान के गाने पर जारी विरोध के बाद CBFC एग्जामिनेशन कमेटी ने फिल्म के मेकर्स को फिल्म में कुछ बदलाव करने की सलाह दी है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा कि बदलाव के बाद फिल्म का सर्टिफिकेशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। डॉक्टरों ने आज हीराबेन का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है, जिसके मुताबिक हीराबेन की तबीयत में सुधार हो रहा है। हरियाणा के कैथल में पराली के स्टॉक में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने पराली को बेचने के लिए जमा करके रखा था, लेकिन अचानक आग लगने से करीब 4 करोड़ की पराली राख हो गई। वहीं चीन की सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील देने के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ा दी है। विदेशी यात्रियों को कोरोना गाइडलाइन से रियायत देने का ऐलान भी किया गया है। लेकिन चीन से आ रही तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि वहां महामारी ने तबाही मचा रखी है। रोज लाखों की संख्या में अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, तो वहीं किसी भी अस्पताल में कोविड पेशेंट्स के लिए जगह नहीं बची है। तियानजिन के एक अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर तो सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े नजर आए। कोई व्हील चेयर तो कोई स्ट्रेचर पर अपने बीमार परिवार वालों को लेकर इलाज का इंतजार करता दिखा। जबकि शंघाई के फर्स्ट पीपल्स अस्पताल में भी ऐसी ही भयावह तस्वीर नजर आई। यहाँ तो रिसेप्शन एरिया ही मरीजों से फुल हो गया। रिसेप्शन में ही ऑक्सीजन सिलेंडर रख दिए गए ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके, लेकिन कोविड पेशेंट्स को देखने के लिए कोई डॉक्टर नजर नहीं आया। दरअसल चीन में कोरोना ने आम लोगों के साथ साथ डॉक्टरों को भी अपनी जद में ले लिया है। चीन के ज्यादातर अस्पतालों के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ बिना आराम किए लोगों की जान बचाने में लगे हैं, जबकि कुछ तो बीमार होने के बावजूद कोविड पेशेंट्स का इलाज करने को मजबूर हैं। लियाओनिंग प्रोविंस के एक अस्पताल में तो डॉक्टर ही बेहोश हो गई। ये डॉक्टर जिस वक्त बेहोश हुई उस वक्त वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कोविड मरीजों का चेकअप कर रही थी। बताया गया कि डॉक्टर को ज्यादा काम करने की वजह से चक्कर आ गया था। हालांकि इस सब के बावजूद डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं और मरीजों की जान बचाने में लगी हैं। हुबई प्रांत की ही बात करें तो कोविड मरीजों की सुनामी आने के बाद डॉक्टरों को बिना रुके काम करना पड़ रहा है, जबकि वुहान और यीचांग में भी मेडिकल स्टाफ दिन रात मरीजों का इलाज करने में व्यस्त है। कुछ मरीजों का ऑक्सीजन चेक करते तो कुछ एक्सरे के काम में लगे नजर आए। लेकिन डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बावजूद कोरोना के BF.7 वेरिएंट ने लोगों की एक एक सांस पर रोक लगा रखी है। कोरोना के मरीज बुरी तरह बीमार पड़ने के साथ मौत के आगोश में जा रहे हैं। जबकि फ्यूनरल होम्स लाशों से भरे पड़े हैं, तो लोगों को अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए भी 4-4 दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल की मॉर्चरी से लेकर कंटेनर और पार्किंग तक में शव रखने की जगह नहीं है। दिन रात एम्बुलेंस के सायरन की आवाज दहशत पैदा कर रही है। और इससे भी खतरनाक बात ये कि कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 लोगों के फेफड़े खराब कर रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें एक डॉक्टर ये बताता दिखा कि कोरोना का घातक वेरिएंट BF.7 तेजी से फेफड़े खराब करता है। ये इतनी तेजी से फैलता है कि देखते ही देखते मरीज का फेफड़ा सफेद रंग का हो जाता है। इस डॉक्टर ने बताया कि महज 8 घंटे में उसने व्हाइट लंग्स वाले ऐसे 120 मरीज देखे। चीन में कोरोना ने क्या आम क्या खास किसी को नहीं बख्शा। ओमिक्रॉन के घातक स्वरूप BF.7 की वजह से चीन के कई नामचीन कलाकारों की भी मौत हो गई। अमेरिका के एक टीवी चैनल की रिपोर्ट की माने तो एक्टर जोंग म्यू, जिन्होंने चीन की कई फिल्मों में माओ त्से तुंग का किरदार निभाया था, उनका 92 साल की उम्र में कोरोना से निधन हो गया। सोंग चांगरोंग नाम के एक पेकिंग ओपेरा कलाकार का 87 वर्ष की आयु में कोरोना की वजह से निधन हो गया। 60 साल के स्क्रीन राइटर योंग लिन ने 21 दिसंबर को हेनान प्रांत में अंतिम सांस ली। ओपेरा कलाकार रेन जून का 103 साल की उम्र में कोरोना से निधन हो गया, जबकि 26 दिसंबर को एनिमेटेड फीचर फिल्म अप्रोर इन द हेवन के चीफ एनिमेशन डिजाइनर योन डिगजियान की कोरोना की वजह से मौत हो गई। चीन की ही तरह हांगकांग में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। कोविड की वजह से यहां 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं।
लेकिन चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए हांगकांग की सरकार ने भी कोविड प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान कर दिया है। हांगकांग की सरकार ने भी अब विदेश से आने वाले यात्रियों का कोविड टेस्ट न करने की घोषणा की है। इसी तरह अब हर शख्स के पास हांगकांग शहर में प्रवेश करने और अलग अलग जगहों पर जाने के लिए एक सिटी पास होना चाहिए। ये सिटी पास पहले सिर्फ उन्हीं को दिया जाता था जो कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आते थे। वहीं 2 दिन पहले हांगकांग के जॉन ली ने मुख्य भूमि चीन के साथ अपनी सीमाओं को फिर से खोलने का भी ऐलान किया था। हांगकांग की सरकार के मुताबिक देश की 93% आबादी को वैक्सीन का डबल डोज मिल चुका है, जबकि 83% आबादी 3 डोज ले चुकी है, जिसकी वजह से कोविड प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। The city has reached a relatively high vaccination rate. In addition, the number of people who have been infected earlier has exceeded 2.5 million. The society has established a relatively extensive and overall anti-epidemic barrier. जापान में कोरोना ने एक दिन में 400 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जबकि वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बुधवार को 2,17,000 नए कोविड केसेस सामने आए, जो एक सप्ताह पहले की तुलना में 4% ज्यादा है। लेटेस्ट कोविड टैली इस साल अगस्त में लगभग 2,60,000 प्रतिदिन के रिकॉर्ड उच्च स्तर के करीब है। यही नहीं, देश भर में 2,80,00,000 से अधिक मामलों के साथ जापान में वायरस से मरने वालों की संख्या 55,000 से अधिक हो गई है। जापान में कोरोना की 8वीं लहर ने कहर बरपा रखा है, लेकिन 11 अक्टूबर को जापान की सरकार ने कुछ सख्त बॉर्डर नियमों में भी ढील दे दी। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन पर भरोसा जताया है, लेकिन जापान में इस समय हर दिन 2 लाख से अधिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके साथ ही चीन से आने वाले यात्रियों के लिए अमेरिका, जापान और दुनिया के दूसरे देशों ने कोविड-19 जांच को अनिवार्य कर दिया है, जिससे साबित होता है कि दुनिया चीन में फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर किस कदर चिंतित है। अमेरिका ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 की जांच मैंडेटरी कर दी है, जिसके बाद 5 जनवरी 2023 को दोपहर 12 बजे से चीन, हांगकांग और मकाऊ से आने वाले यात्रियों को देश में प्रवेश करने से पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने तीसरे देश के माध्यम से उड़ान भरने वाले लोगों के लिए भी यही नियम रखा है, जबकि अमेरिका से दूसरी जगहों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेने वाले यात्रियों के लिए भी यही नियम लागू होगा। अमेरिका की ही तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन से आने वाले यात्रियों पर नजर रखने और उनका कोविड टेस्ट कराने को लेकर सख्ती बरतने का ऐलान किया है। Well, we'll continue to monitor the circumstances that are occurring in China and in other parts of the world as well as we do. We'll take the appropriate advice from the health experts and follow that advice. There's no change in the travel. वैसे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरह जापान ने भी चीन से आने जाने वाले यात्रियों पर नजर रखने के साथ साथ उनका कोविड टेस्ट करना भी अनिवार्य कर दिया है। बिना इसके कोई भी यात्री जापान नहीं जा सकेगा, जिसका ऐलान खुद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने किया और कहा कि जापान में वायरस तेजी से फैल रहा है। ऐसे में चीन से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव कोविड रिपोर्ट मैंडेटरी होगी। 入国者に対して臨時的な特別措置を講ずることといたします。できる限り早く体制を構築し、12月30日午前0時から वहीं भारत में चीन और दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। बीते 2 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में किए गए 6,000 टेस्ट में से 39 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग सुविधा देने पर काम शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी करते हुए रिमोट वोटिंग यानी कहीं से भी वोट डालने की सुविधा पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के लागू होने के बाद प्रवासी मतदाताओं को वोट करने के लिए अपने गृह नगर नहीं आना होगा। गाजियाबाद में कुत्तों के हमले करने की घटनाओं के बाद गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्तों की आक्रामक नस्लों के पालन पर रोक लगा दी है। नए फैसले के तहत पिटबुल, रॉटलिवर और डोगो अर्जेंटिनो नस्ल के कुत्तों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। यूपी के सीतापुर में मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर तालाब में पलट गई। इस हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से फिलहाल 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कर्नाटक के शिवमोगा में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर बताया कि भड़काऊ बयानबाजी को लेकर कांग्रेस ने केस दर्ज करवाया है। कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने लोगों को घरों में हथियार रखने की सलाह दी थी।